नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सक्सेस विज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी के पंचायती राज व्यवस्था के 1500 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से लिया गया है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन हैं और ये आखिरी पार्ट है। आज इसमें 100 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उसमें लगभग 260 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जिससे पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले में। देख सकते हैं आप, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश के आधार पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959, डेट पूछ लेगा तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पे 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश है। अगर ऐसे पूछ ले कि पूरे प्रदेश में सर्वप्रथम किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, तो आंध्र प्रदेश संपूर्ण प्रदेश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जो था, आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की। तो 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश पंचायती अशोक मेहता समिति ने की थी। देख सकते हैं आप, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी थी। गठित होती है कमेटी जो है अशोक मेहता कमेटी 1977 में, जबकि उसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी थी। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1978 में, जबकि गठन कब हुआ था? 1977 में। इससे पूर्व वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति, संथानम समिति, BKRB राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं BKRB राव समिति से। तो ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। जो GBK राव समिति है वो जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। बाकी ये तीनों अशोक मेहता, संथानम और बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। डिटेल देखते हैं। दिए गए विकल्पों में BKRB राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है, जबकि अन्य समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। BKRB राव एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। BKRB राव जो थे एक भारत के अर्थशास्त्री थे। ये राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य तथा आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है GBK राव समिति, जिसके ऊपर हम लोग बात किए कि BKR राव समिति वो अलग है, GBK राव समिति अलग है। तो इनका गठन कब किया गया था? 1985 में। LM सिंघवी तो 1986, BR मेहता 1957 में, जबकि अशोक मेहता 1977 में। तो हो जाएगा C ऑप्शन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, BR मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, GBK राव समिति 1985, LM सिंघवी 1986। डायरेक्ट पूछ लेगा GBK राव समिति का गठन कब किया गया था, तो 1985 में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो 11वीं अनुसूची में वर्णित है। टोटल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे लागू किया गया था। देख सकते हैं, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो 29 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो LM सिंघवी समिति जो थी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति थी। देख सकते हैं,
गठन कब हुआ था? तो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में किया था। इन्होंने और क्या कहा था? सिंघवी समिति ने पंचायती चुनाव को गैर दलीय आधार पर करने की भी अनुशंसा की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस समिति ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें अशोक मेहता हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अशोक मेहता ने सुझाव दिया था कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। दिसंबर 1977 में इनका गठन किया गया था जनता पार्टी सरकार द्वारा, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। टोटल 132 सिफारिशें इन्होंने की, उसमें कुछ प्रमुख हैं। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, यानी पंचायत चुनाव में भी सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं भाग लें, और अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। इन्होंने जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया था, तो जिला परिषद को मेन में रखा था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी पूरे देश में, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देख सकते हैं आप, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। अगर उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था पूरी तरह, तो 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी? तो कौन सा भाग है? भाग 9 है। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान के भाग 9 में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 ख यानी कि 243 बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का जो है निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, बाकी सब गलत हैं। खाप पंचायत, जाति पंचायत, जनपद पंचायत। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंदर कौन कौन आता है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? अभी कुछ दिन पहले ये किसी एग्जाम में पूछा गया था, तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित क्या है? तो पंचायती राज पद्धति जो है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आता है। निर्धनता निवारण कार्यक्रम क्रियान्वयन ये भी आता है। सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख ये भी आता है। जबकि न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है ये न्यायालय का कार्य है, ना कि पंचायत का। देख सकते हैं आप, दिए गए विकल्पों में न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है, यह एक न्यायालयी शक्ति है। जबकि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख इत्यादि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत आता है। पंचायती राज संस्थाओं के अनुच्छेद 243 जी के तहत कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत कार्य दिया गया है पंचायत का? तो 243 जी के अंतर्गत। और कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था 22 अप्रैल 1994 को। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 में देश में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में कितना % आरक्षण है? तो 33% है, तो हो जाएगा 1/3। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 243(3) यानी कि 243 D3 में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है।
यहाँ पे सूची का मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। जनपद पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तालुका परिषद, आंचलिक परिषद। तो जनपद पंचायत जो है मध्य प्रदेश में होता है, क्षेत्र पंचायत जो है उत्तर प्रदेश में, तालुका परिषद जो है गुजरात में हो जाएगा, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। यहाँ देख सकते हैं जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद गुजरात, आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। पंचायत समिति जो है खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर गठित होती है, जिसका प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होता है। देख सकते हैं पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायती समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। पंचायत समिति की त्रिस्तरीय प्रणाली राज्य प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और जो अपने में से एक प्रमुख का चुनाव करते हैं। सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ में छावनी परिषद है, बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर में नगर निगम है, ये भी करेक्ट है। काकोरी में नगर पंचायत है, भी करेक्ट है। जबकि गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद में नगर निगम है, जबकि लखनऊ में नगर निगम के साथ साथ छावनी परिषद भी है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है ब्लॉक स्तर पर। देख सकते हैं ब्लॉक स्तर यानी कि खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं अपने समस्त सदस्यों में से एक प्रमुख को चुनते हैं, जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो यह है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो होती है ग्राम पंचायत की है। मनरेगा योजना को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी कृत मजदूरी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो राज्य का राज्यपाल जो होता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 के तहत। नगर निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? तो मतदाता की आयु जो है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। जबकि चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो समय उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो है 21, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। जबकि मतदान करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पे वही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम सभा का अभिप्राय है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग जिनका भी नाम ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज है जिनका, वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1949 को। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1949 को। इसमें भी त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई थी, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को प्रधान चुना गया था। 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी, ये थी आजमगढ़ की। 2015 में इनको चुना गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला की 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला को ग्राम प्रधान चुना गया था। उनका नाम नवरोजी देवी था। उन्हें आजमगढ़ जिले के फूलपुर प्रखंड के अदमा मऊ गाँव के ग्रामीणों ने अपना मुखिया चुना था। उनका निर्वाचन उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2015 के समय हुआ था। ये पूछ लेगा सबसे बुजुर्ग महिला जो कि 112 वर्ष थी, उनका निर्वाचन किस पंचायत चुनाव में किया गया था? तो 2015 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए वर्ष में 2 बार, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो यहाँ पे वर्ष में 4 बार दिया गया है, यहाँ पे किसी राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है, तो वर्ष में 4 बार करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार होनी चाहिए, जिसके लिए 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। लेकिन यह बैठक देश के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं है 4 बैठकें जो हैं इसी तारीख को है या 4 बैठकें ही हों, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में इस बैठक को वर्ष में 2 बार बुलाने का प्रावधान है। सरपंच को ग्राम सभा की बैठक आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो 2 बैठकें कब होती हैं, एक खरीफ फसल के बाद और एक रबी फसल के बाद, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल कितने सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए आवश्यक है? तो 1/5 सदस्य होने चाहिए। देख सकते हैं 1/5 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक होती है। यदि पंचायत के 1/5 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अंदर बैठक आयोजित करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर पंचायत के 1/5 सदस्य जो है हस्ताक्षर करके लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो प्रधान को कितने दिन के अंदर बैठक बुलानी होगी? तो 15 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर सुशासन की, बिल्कुल सही। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, करेक्ट है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, बिल्कुल सही। पद सोपानिक संरचना की, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के पहले दूसरे तीसरे जो है करेक्ट हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के बाद और कहाँ शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं, डिटेल में डी दिया गया जो कि गलत है, आंध्र प्रदेश में ही पहले लागू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू किया गया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश में। नीचे सही दिया गया था, बस ऑप्शन जो यहाँ पे टिक किया गया है डी वो गलत है, ये ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं सूची को संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में से निम्न किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो राज्य निर्वाचन आयोग सही हो जाएगा, जिला नियोजन समिति भी सही हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग सही हो जाएगा, जबकि राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 केवल। डिटेल देखते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा। 73वें संविधान के तहत राज्य वित्त आयोग किस में दिया गया है? पहले ये क्वेश्चन करेक्ट आप देख लीजिए, 243 आई में राज्य वित्त आयोग दिया गया है। तथा राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है, अनुच्छेद 243 के में का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 243 के, राज्य वित्त आयोग 243 आई। 74वें संविधान संशोधन के तहत राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई तथा राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 जेड ए का प्रावधान किया गया है। देख सकते हैं आप, 74वें संविधान संशोधन यानी नगर निगम चुनाव जो होता है 74वें संविधान संशोधन के तहत होता है, उसमें अनुच्छेद 243 वाई में राज्य वित्त आयोग, जबकि अनुच्छेद 243 जेड ए में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तथा जिला नियोजन समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के तहत किया गया है। जिला नियोजन समिति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 डी के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया था? तो 1961 ईस्वी में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया था। इसके द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली को एक सूत्र में जोड़ दिया गया। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। किस वर्ष पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया? तो ये 1955 ईस्वी में किया गया था। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश
में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सबसे शीर्ष तल माना जाता है, तो जिला पंचायत सबसे शीर्ष पर होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, जिला पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो कुल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो है क्षेत्र की वयस्क जनता करती है, जबकि उसके अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों में से ही किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा कितनी समितियां बनाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है, 6 समितियां टोटल बनाई जाती हैं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा। कौन कौन सी हैं 6 समितियां, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहली जो है प्रशासनिक समिति, दूसरी नियोजन एवं विकास समिति, तीसरी शिक्षा समिति, चौथी निर्माण कार्य समिति, पाँचवीं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और छठी है जल प्रबंध समिति। जिला पंचायत में संपूर्ण जिले के पंचायतों के लिए योजनाएं बनाने, समन्वय करने संबंधी कार्य किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय तल किसे माना जाता है। द्वितीय तल किसे माना जाता है, तो क्षेत्र पंचायत को। देखिए अभी हम लोग देखे प्रथम तल जिला पंचायत, द्वितीय तल क्षेत्र पंचायत, तृतीय तल ग्राम पंचायत। द्वितीय तल जो है क्षेत्र पंचायत को माना जाता है। प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के कितने दिन बाद होनी चाहिए, तो कितने दिन बाद होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, बाद नहीं, 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उसके गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है। 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद सामान्य रूप से प्रत्येक मास में एक बैठक होना चाहिए। ये ग्राम पंचायत की बैठक की बात कर रही है, ग्राम सभा की नहीं। ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, तो कितने दिनों से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 2 माह यानी कि 2 महीने से ज़्यादा 2 बैठकों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत की। देख सकते हैं, ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में 2 आम बैठक, एक रबी फसल कटने के बाद, दूसरी खरीफ फसल कटने के बाद होती है। ग्राम सभा की 2 बार होती है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, पहला रबी फसल कटने के बाद, दूसरा खरीफ फसल कटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना के बाद विशेष बैठक बुलाई जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 15 दिन। 15 दिन पहले सूचना देना होता है। देख सकते हैं आप, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए 15 दिन पूर्व सूचना देकर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है। बैठक के लिए ग्राम सभा के कम से कम 1/3 सदस्य का होना अनिवार्य है। कम से कम 1/1 सदस्य जो होने चाहिए। इस बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। जो उपस्थित हो, यानी कम से कम 1/3 तो उपस्थित होना ही चाहिए, और जो उपस्थित है और मतदान करने वाले में 2/3 बहुमत से बिल पारित करके आप प्रधान को हटा सकते हैं। यदि बैठक में प्रधान को हटाने संबंधी प्रस्ताव पास ना हो सका, तो ऐसा ही दूसरा प्रस्ताव इस बैठक के 1 वर्ष के बाद ही लाया जा सकता है। अगर बैठक हुई, प्रस्ताव पास ना हो सका, तो 1 साल बाद ही दोबारा ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। कारण है, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो क्या इसमें दिया गया है, कथन यानी कि कथन और कारण, तो दोनों सही हैं। ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। देख सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों के एकरूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चिट करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया,
और अनुच्छेद 243 एक से 243 ओ तक इसमें संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। तो पंचायती राज व्यवस्था कितने अनुच्छेद तक है? तो 243 ए से 243 ओ तक। किस भाग में है? भाग 9 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 9 की विशिष्टता नहीं है? कौन सी विशिष्टता नहीं है भाग 9 की? पंचायतों के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल, करेक्ट है। पंचायतों की सदस्यता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत ग्राम मध्यवर्ती स्तर के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद चौथा है, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 स्थानों का आरक्षण, ये भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो सी वाला जो है इनकरेक्ट है, तो यही ऑप्शन आप टिक करेंगे। डिटेल देख लेते हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। ग्राम, माध्यमिक, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों द्वारा हर 5 वर्ष में राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में होगा। यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित करता है। इसके साथ ही पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या में के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण कराता है। महिलाओं के लिए भी यह प्रत्येक स्तर पर कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन अधिनियम की आधारभूत विशेषताएं हैं। तो ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का उपबंध, करेक्ट है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए पंचायतों के सभी स्तरों एवं स्थानों का आरक्षण, करेक्ट है। राज्य निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये भी सही है। चौथा है, संविधान की 11वीं अनुसूची का पुनः स्थापना, तो इसमें चारों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? तो 1993 ईस्वी में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें संविधान और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1993 में जोड़ा गया। इसके परिणाम स्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1992 ईस्वी में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 यानी कि 243 ओ तक प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। भारत के संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया भारत के प्रधानमंत्री वो समय थे पी.वी. नरसिम्हा राव, जिस समय उन्होंने ही एलपीजी मॉडल लागू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। तो पंचायत वाला जो है अनुसूची 11वीं अनुसूची है। टोटल 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषयों निर्धारित किए गए हैं? तो कुल 29 विषय। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था। 343 जी, सॉरी ये गलत दिया गया है, 243 जी होगा ये, 343 जी नहीं 243 जी। डिटेल देख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। यहाँ पे 343 गलती से लिख दिया गया है, तो 343 नहीं होगा, 243 जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे
73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 20 लाख कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए। डिटेल देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें 20 लाख से कम जनसंख्या पर गठित नहीं की जा सकती हैं। अर्थात किसी राज्य की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक होगी तभी वहाँ पंचायत के 3 स्तर कार्य करेंगे, जबकि इनसे कम जनसंख्या होने पर 2 स्तर ग्राम तथा जिला स्तर ही होगा। अगर 20 लाख से कम है जनसंख्या उस राज्य की तो 2 ही पंचायतें काम करेंगी, एक राज्य जिला स्तर पर, एक ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर नहीं होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20 लाख से कम। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। संविधान के अनुच्छेद 243 बी यानी कि 243 खा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य है, तो पहला राज्य 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने के लिए सशक्त बनाया, जो ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने के प्रेरित करेगी और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में संचालित करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, करेक्ट है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। वो शहरी वाला जो है वो 74वें संविधान संशोधन के तहत है, जबकि पंचायत जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। देख सकते हैं भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार की गई, जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। 73वें संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों का अनिवार्य बनाया गया है? तो ग्राम सभा का गठन सही है, पंचायत के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव बिल्कुल करेक्ट है, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, चौथा है 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। तो ये चारों कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन के तहत विवेकाधीन उपबंध में शामिल नहीं है। विवेकाधीन उपबंध में कौन सा शामिल नहीं है? अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने अथवा ना देने की व्यवस्था, तो विवेकाधीन उपबंध में शामिल है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने या उससे अधिक तय करने की शक्ति, ये भी शामिल है। नगर पालिकाओं को के लेखे व उनकी संपरीक्षा की रीति तथा तय करना, ये भी शामिल है। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बाध्यता विवेकाधीन के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? संरचना की बात कर रहा है तो 243 द में वर्णित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 द में नगर पालिकाओं की संरचना का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 243 फ में नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए निरर्हताएँ, अनुच्छेद 243 माह में वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं के गठन का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 9 का यानी कि नगर पालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो वित्त आयोग अगर भाग 9 का के तहत पूछें तो 243 वाई हो जाएगा, जबकि
भाग 9 के तहत पूछे तो 243 आई हो जाएगा। देख सकते हैं भाग 9 का नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 वाई में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, जबकि 243 जेड में नगर पालिकाओं लेखाओं की संपरीक्षा तथा अनुच्छेद 243 ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन आदि में संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु 1/3 पद आरक्षित की रखे गए हैं, करेक्ट है। 1/3 से अधिक स्थानों के आरक्षण हेतु राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है, दोनों करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 लाख या इससे अधिक पर। नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या पर किया जा सकता है। डिटेल देखते हैं। सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियां गठित की जाती हैं तथा राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है अनुच्छेद 243 धा के तहत। ग्राम सभा से तात्पर्य है, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग जो हैं वो ग्राम सभा से सदस्य होते हैं। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय न होकर राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है, जिसके अंतर्गत वह सभी सदस्य आ सकते हैं जो वहां की मतदाता सूची में शामिल हैं। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा की शक्तियां व कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ग्राम सभा की शक्तियां व कार्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 का में। नेक्स्ट है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण है 243 घ 243 डी। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण देना अनिवार्य है तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला राज्य विधानमंडल के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया है। जबकि अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं की परिभाषा, 243 में वित्त आयोग तथा अनुच्छेद 243 या 6 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है, तो नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में लागू नहीं होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायती राज प्रणाली कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो सहकारी समितियों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो है 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे बोर्ड तथा उसके संस्थान के सदस्यों की संख्या और पद से संबंधित है। इस दस्तावेज से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया है। इसके खंड 1 में कहा गया है कि सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या जो है 21 से अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% से अधिक स्थान आरक्षित किया गया था, तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, तो राजीव गांधी जो थे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। नेक्स्ट है, पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तमिलनाडु में द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, यही सही नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, करेक्ट है। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, सही है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। तो देख सकते हैं तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति नहीं बल्कि त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई गई है। पंचायत के 3 स्तर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद होती है, जबकि 2 स्तरीय पंचायत में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, तो महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से समाज में महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस संशोधन के द्वारा महिलाओं को जो है पंचायत में 1/3 सीटें जो है आरक्षित की गई हैं।
निम्न में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है? तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख सकते हैं ग्राम पंचायत पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है। ब्लॉक समिति का चुनाव ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। भारत में पंचायती राज के चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें चक्रानुक्रम में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रत्येक साल 5 साल पर घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जैक्सन का है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यह कथन जैक्सन का है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? सभी समस्याएं केंद्रीय समस्याएं नहीं होती हैं तथा इस प्रकार की समस्याएं अपनी उत्पत्ति के स्थान पर ही निराकरण चाहती हैं, और वह भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो इन्हें सर्वाधिक महसूस करते हों। तो ये कथन जो है लॉस्की का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है, ये कथन जो है GDH कोल का है, GDH कोल का। नेक्स्ट है, स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है? तो एल गोल्डिंग का कथन है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन स्थानीय समाज पर आधारित एक प्रशासकीय व्यवस्था है जो सरकार की सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करती है जब वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। तो यह कथन किसका है? कार्ल जे फ्रेडरिक का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इतना आप कहाँ रट पाएंगे, तो कुछ देख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, या किसने कहा है? तो लॉस्की ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। नेक्स्ट है, स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं, या किसका कथन है? तो यह लॉर्ड ब्राइस का कथन है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार स्थानीय संस्थाएं सामान्य कार्यों में नागरिकों का सामान्य हित जागृत करती हैं। ये लोगों को एक दूसरे के हितार्थ कार्य करने का प्रशिक्षण ही नहीं देती, वरन उन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरों के कार्य करना भी सिखाती हैं। ये सहज ज्ञान, तर्कसंगत, न्यायप्रियता के साथ साथ समाज का विकास कराती हैं। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, लॉर्ड ब्राइस ने। अनुभव यह सिद्ध करता है कि स्थानीय संस्था का उत्तरदायित्व जितना अधिक होगा उतने ही अधिक व्यक्ति सेवा के लिए आगे आएंगे। यह कथन किसका है? यह कथन ना तो लॉर्ड ब्राइन का है, ना तो टॉक्याबेली का है, ना तो लॉस्की का है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कथन जो है गिलक्राइस्ट का है, गिलक्राइस्ट का। राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह किसका कथन है? तो यह हिक्स का कथन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी राष्ट्र द्वारा शासन स्वतंत्र शासन की स्थापना की जा सकती है, परंतु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के अभाव में स्वतंत्रता की भावना नहीं आ सकती। यह कथन जो है किसका है? ये डी टॉक्यावेली का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
83वें संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य जातियों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि वहाँ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं है। देख सकते हैं 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इसका प्रमुख कारण अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया, कब तक दिया गया है? तो यहाँ किसी भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, समय से पूर्व भंग पंचायतों में चुनाव 6 माह से पहले करा लिया जाएगा। बिल्कुल सही है। दूसरा है, अगर पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम है तो भी चुनाव कराया जाना आवश्यक है। तो ये गलत है। अगर 6 माह से कम समय बचा है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन ए तो पहला ही कथन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देख सकते हैं अनुच्छेद 243(e)(3) के अनुसार पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव करा लिए जाएंगे और यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग किया गया है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग की हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया हो तो ऐसे में चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के लिए जो महत्व प्रयोगशाला का है वही महत्व नगर सभाओं का स्वतंत्रता के लिए है। यह किसका कथन था? तो ये डी टॉक्यावेली का था। नेक्स्ट है, सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जो है मंडल परिषद हो जाएगा, असम में आंचलिक परिषद हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है पंचायत समिति हो जाएगा, गुजरात में तालुका परिषद हो जाएगा। देख सकते हैं आंध्र प्रदेश मंडल परिषद, असम आंचलिक पंचायत, महाराष्ट्र पंचायत समिति और गुजरात तालुका परिषद। किस राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है? तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है, जहाँ पे चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष रखी गई है और सभी जगह 5 वर्ष रखी गई है। तमिलनाडु राज्य पंचायतों के आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष पर रखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 5 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है, पेशा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसकी सिफारिश के बाद अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिज हेतु लाइसेंस या खनन पट्टे दिए जाएंगे? तो ग्राम सभा। देख सकते हैं अनुसूचित तथा आदिवासी अधिनियम 1996 में पारित किया गया है। अनुसूचित तथा आदिवासी अधिनियम 1996 में पारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। तो अनुसूचित तथा आदिवासी अधिनियम 1996 कब लागू हुआ? तो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा के सिफारिशों के बाद ही अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों हेतु लाइसेंस एवं खनन पट्टे आदि प्राप्त होंगे। सूची का मिलान करना है। अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम, केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो है 1996 में पारित किया गया। केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण 2009 में। सांसदों एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं है, केरल में। पंचायतों के तीनों स्तर पर 50% आरक्षण प्राप्त है, उत्तराखंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित हुआ? 1996 में। केंद्र द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रदान किया गया 2009 में। सांसदों एवं विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता प्रदान नहीं किया गया है, केरल में। और पंचायत के तीनों स्तर पर 50% आरक्षण प्राप्त है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। तो पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नगर पंचायत को 74वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुष एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन।
ये करेक्ट नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना तथा महिलाओं में के नेतृत्व को निर्दिष्ट करना है। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे करेक्ट तो दोनों हैं, लेकिन कथन का कारण जो है सही नहीं है। देख सकते हैं ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति होती है तथा ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान द्वारा अंतः स्थापित 11वीं अनुसूची में राज्य विधानमंडलों और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास शामिल है, जबकि अग्नि सेवा शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विषय है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम भी आता है, न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है, ये न्यायालय की शक्ति है। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता वहाँ उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए करता है। तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गए पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास से संबंधित। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उसमें लगभग 260 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।